हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ श्रद्धा और हम लोग एडीईओ के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज छत्तीसगढ़ के जीएस क्वेश्चन को करेंगे। छत्तीसगढ़ का जीएस भी पूछा जाता है एडीईओ में, तो चलिए देख लेते हैं। ये 2017 में पूछे गए प्रश्न हैं जो एडीईओ के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, छत्तीसगढ़ राज्य का एक प्रमुख पुरस्कार है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है घासीदास पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी लता मंगेशकर पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी कालिदास पुरस्कार, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए घासीदास पुरस्कार। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा, किसके द्वारा? आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा गुरु घासीदास पुरस्कार दिया जाता है। इसके लिए जो राशि होती है वो 2 लाख की पुरस्कार राशि होती है। गुरु घासीदास जो थे वो सतनाम पंथ से संबंधित थे, तो जो भी व्यक्ति समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य करता है तो उसे ये पुरस्कार दिया जाता है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा घासीदास पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है छत्तीसगढ़ दैनिक, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है दैनिक आज, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है छत्तीसगढ़ मित्र और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है कान्यकुब्ज। तो ये बहुत आसान है। देखिए जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ मित्र। इसकी शुरुआत 1900 में की गई थी। याद रखिएगा, ये भी पूछता है कि छत्तीसगढ़ मित्र प्रथम समाचार पत्र की शुरुआत कब की गई थी, तो 1900 में की गई थी और ये माधवराव सप्रे के द्वारा, है ना, माधवराव सप्रे के द्वारा इसको शुरू किया गया था और इसी वजह से जो माधवराव सप्रे हैं उनको छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं और इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, चंदूलाल चंद्राकर का संबंध कहाँ से है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है रायपुर, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है धमतरी, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है कांकेर, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है दुर्ग। तो देखिए जो चंदूलाल चंद्राकर हैं इनका संबंध दुर्ग से है। ठीक है, इनका संबंध कहाँ से है? दुर्ग से है। और चंदूलाल चंद्राकर पुरस्कार भी दिया जाता है जनसंपर्क विभाग द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? जनसंपर्क विभाग के द्वारा पत्रकारिता के क्षेत्र में। ठीक है, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित आईएएस अधिकारियों में कौन भारत सरकार का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी होता है? ठीक है, तो कौन सा इसमें से प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कैबिनेट सचिव, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है मुख्य सचिव, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है प्रमुख सचिव, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है संसदीय सचिव। तो देखिए जब भी, है ना, जब भी सचिवालय के विभाग में जो अधिकारी होते हैं उनका जो क्रम होता है, ठीक है, क्रम भी पूछता है कई बार, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मुख्य सचिव। सबसे पहले आते हैं मुख्य सचिव, उसके बाद आते हैं अतिरिक्त मुख्य सचिव। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पर आते हैं हम लोगों के प्रमुख सचिव, है ना। ये कितने नंबर पे आएंगे? तीसरे नंबर पे प्रमुख सचिव, फिर आता है हम लोगों का सचिव, उसके बाद आता है हम लोगों का अतिरिक्त सचिव, फिर संयुक्त सचिव, ठीक है, और उसके बाद आता है उप सचिव और फिर आता है अवर सचिव। ठीक है, तो इस तरह से इन लोगों का क्रम होता है। तो सबसे पहले जो आते हैं वो होते हैं मुख्य सचिव, और ये भी याद रखिएगा इनका क्रम भी पूछा जाता है कई बार ना, इनके सीक्वेंस को दे देता है और क्रम जमाने के लिए बोलता है कि सबसे पहले कौन आता है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा मुख्य सचिव। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर ये राज्य स्थित है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है उत्तर पश्चिम और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है दक्षिण पश्चिम। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है। तो जब भी ये पूछेगा कि मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है तो उसका सही आंसर होगा दक्षिण पूर्व। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा दक्षिण पूर्व। आप खुद देखिए मध्य प्रदेश यहाँ पर है और यहाँ पर छत्तीसगढ़ स्थित है। अगर आप भारत का नक्शा देखेंगे तो यहाँ पर मध्य प्रदेश और यहाँ पर छत्तीसगढ़ हमारा स्थित है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा दक्षिण पूर्व सही है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि छत्तीसगढ़ की, है ना, छत्तीसगढ़ से किस दिशा की ओर मध्य प्रदेश स्थित है, तो वहाँ पर हमारा आंसर होगा उत्तर पश्चिम। तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर ये राज्य स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, है ना, सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा खनिज इस राज्य की उपलब्धि नहीं है, इस राज्य में उपलब्ध नहीं है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कोयला, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है लौह एस्क और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है मैग्नीज। तो देखिए जो भी सीजीपीएससी की तैयारी कर रहा है वो ये जानता होगा कि कोयला छत्तीसगढ़ में मिलता है, बॉक्साइट भी मिलता है, लौह एस्क भी मिलता है, मगर मैग्नीज छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। छत्तीसगढ़ में जो उपलब्ध नहीं है वो क्या है? मैग्नीज है। इसके साथ साथ थोड़ा सा खनिज के बारे में जान लेते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ में 28 प्रकार के, है ना, छत्तीसगढ़ में 28 प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं।
ठीक है। छत्तीसगढ़ में 28 प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं, जिसमें से 21 प्रकार के खनिजों का क्या किया जाता है, खनन किया जाता है। ठीक है, 21 प्रकार के ही खनिजों का खनन किया जाता है। छत्तीसगढ़ में 97% है ना मुख्य खनिज उपलब्ध हैं, जबकि 3% गौण खनिज उपलब्ध हैं। ठीक है, मुख्य खनिज क्या क्या होते हैं, तो देखिए मुख्य खनिज होते हैं हम लोगों के कोयला, है ना, कोयला हो गया, बॉक्साइट, लौह अयस्क, हीरा, है ना, ग्रेफाइट, टीन, ये सब क्या हो गए, मुख्य खनिज में आते हैं। जबकि गौण खनिज में क्या क्या आता है, देखिए गौण खनिज में आता है हम लोगों का ग्रेनाइट हो गया, डोलोमाइट, फायर क्ले, मुरुम हो गया, कोरंडम हो गया, ये सब किस में आता है, गौण खनिज में आता है। तो कुछ बेसिक जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए। तो ये कोयला हो गया आपका, बॉक्साइट हो गया, लौह अयस्क, ये सब मुख्य खनिज है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि टीन उत्पादन में, है ना, छत्तीसगढ़ क्या है, प्रथम नंबर पे आता है और ये 100% टीन का उत्पादन करता है। तो हमारा जो सही आंसर होगा इसमें से, इसमें पूछा था ये खनिज उपलब्ध नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मैग्नीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 7 है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राज्य में सबसे ऊंचा है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है चित्रकूट, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है तीरथगढ़, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है रानीदाह और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है अमृत धारा। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए 2017 में जो पेपर का लेवल था वो काफ़ी ईजी था, आज के कंपेरिजन में अगर देखा जाए तो ये पेपर काफ़ी ईजी ही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर बी है, इसका सही आंसर क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, तीरथगढ़ जलप्रपात। ठीक है, देखिए तीरथगढ़ जलप्रपात ना बस्तर संभाग में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, बस्तर संभाग में स्थित है, और ये मुनगा बहार नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि तीरथगढ़ जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है। तो तीरथगढ़ जलप्रपात हम लोगों का मुनगा बहार नदी पर स्थित है, और ये सबसे ऊँचा यानी कि 300, है ना, 300 फुट ऊंचा है ये। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सबसे ऊंचा जलप्रपात हम लोगों का तीरथगढ़ जलप्रपात है, ये मुनगा बहार नदी पर स्थित है और बस्तर संभाग में स्थित है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं चित्रकूट जलप्रपात। ठीक है, तो चित्रकूट जलप्रपात जो है ये भी हम लोगों का बस्तर संभाग में स्थित है, लेकिन ये इंद्रावती नदी पर स्थित है। किस पर स्थित है, ये इंद्रावती नदी पर स्थित है। और देखिए इसको भारत का नियाग्रा भी कहते हैं, क्योंकि ये सबसे चौड़ा, छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। ठीक है, तो ये होगा हम लोगों का चित्रकूट जलप्रपात। अब देखिए रानीदाह जलप्रपात, रानीदाह जलप्रपात जो है ये हम लोगों का जसपुर ज़िले में स्थित है, और ऐसी मान्यता है कि उड़ीसा की किसी रानी ने आकर, ठीक है, यहाँ पर अपना आत्मदाह किया था, इस वजह से इसको रानीदाह जलप्रपात कहा जाता है। और अमृत धारा कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है, ये मध्य प्रदेश का है। तो आगे बढ़ते हैं, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र राज्य में सबसे अधिक विस्तृत है। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, औद्योगिक विकास केंद्र से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीएससी में भी। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा उरला, ऑप्शन नंबर बी है सिलतरा, ऑप्शन नंबर सी है सिरगिट्टी और ऑप्शन नंबर डी है बुरई। तो देखिए इसके लिए थोड़ा सा बेसिक जानकारी जरूरी है। औद्योगिक विकास केंद्र है ना, तो छत्तीसगढ़ में जो वृहद औद्योगिक विकास केंद्र है उनकी संख्या कितनी है, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो उनकी संख्या 5 है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा है ना सबसे विस्तृत जो हम लोगों का औद्योगिक केंद्र है वो हम लोगों का सिलतरा है। ठीक है, सिलतरा जो है वो हम लोगों का सबसे विस्तृत औद्योगिक केंद्र है। ठीक है, इसका जो एरिया है वो है 1184.40 हेक्टेयर। ठीक है, और यहाँ पर 2 कॉम्प्लेक्स फेमस हैं, एक साइकिल कॉम्प्लेक्स है और एक एग्रो एक्सपोर्ट जोन है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है इससे। ठीक है, फिर आता है दूसरे नंबर पर आता है हमारा ये उरला भी कहाँ पर स्थित है, तो उरला जो औद्योगिक केंद्र है ये हमारा रायपुर में स्थित है, और ये छत्तीसगढ़ का प्रथम औद्योगिक केंद्र है। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला औद्योगिक केंद्र भी है। तो पहला हो गया हमारा 5 औद्योगिक केंद्र है हम लोगों के वृहद, है ना, तो पहला सिलतरा हो गया, दूसरा उरला हो गया, ये दोनों रायपुर में स्थित हैं। इसके बाद आता है हम लोगों का सिरगिट्टी, है ना, सिरगिट्टी कहाँ पर स्थित है, ये बिलासपुर में स्थित है। ठीक है, ये भी वृहद औद्योगिक केंद्र के अंतर्गत आता है। और फिर हमारा बुरई है जो कि दुर्ग में स्थित है, ये भी हमारा वृहद औद्योगिक केंद्र के अंतर्गत आता है। इसके बाद है हमारा सिलपहरी भी हमारा कहाँ पर है, बिलासपुर में स्थित है। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ में 5 वृहद औद्योगिक केंद्र हैं, सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सबसे अधिक जो विस्तृत है वो सिलतरा ही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इस राज्य में स्थित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय किसके नाम पर है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कुशाभाऊ ठाकरे, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है हिदायतुल्ला, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है डॉक्टर CV रमन, ऑप्शन नंबर डी दिया है स्वामी विवेकानंद। देखिए इसका जो विधि विश्वविद्यालय है ना, विधि यानी कानून होता है, याद रखिएगा, विधि यानी क्या होता है, कानून होता है। तो छत्तीसगढ़ में जो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है वो है हिदायतुल्ला। ठीक है, हिदायतुल्ला विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना 2003 में की गई थी और ये
रायपुर में स्थित है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य का मराठा सूबेदार कौन था जिसके कार्यकाल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक आया था? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है केशव गोविंद, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है बिकाजी गोपाल, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है विट्ठल दिनकर, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है हमको महिपत राव। तो देखिए, अगर आपने छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री पढ़ा होगा तो देखिए केशव गोविंद है ना, केशव गोविंद के कार्यकाल में कौन आया था, कोलब्रुक आया था। ठीक है, केशव गोविंद का कार्यकाल कितना था, 1799। ठीक है, 1799 में कोलब्रुक कब आया था, कहाँ आया था, छत्तीसगढ़ आया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केशव गोविंद। ठीक है, कोलब्रुक किसके कार्यकाल में आए थे, केशव गोविंद के। अब आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। देखिए विट्ठल राव दिनकर, बिकाजी गोपाल के कार्यकाल में कोई नहीं आया था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, और सरगुजा के बीच में जो भूमि विवाद चल रहा था उसको सुलझाया था इन्होंने। ठीक है, और विट्ठल दिनकर, इनके कार्यकाल में, इनका कार्यकाल है हम लोगों का 1795, लगभग 1795। इस समय कौन आया था, तो जेटी ब्लंट है ना, इनके कार्यकाल में, विट्ठल दिनकर के कार्यकाल में कौन आया था, जेटी, मिस्टर जेटी ब्लंट आए थे। और महिपत राव दिनकर, ये कौन थे, ये पहले सूबेदार थे। ठीक है, ये पहले सूबेदार थे, इनके कार्यकाल में हम लोगों का फॉरेस्टर आया था, है ना, फॉरेस्टर आया था। याद रहना चाहिए, सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं 1790 में। कब आया था, 1790 में। बाकायदा आपको सन भी याद होना चाहिए। और इसके बाद इनका क्रम भी पूछता है। ठीक है, कि सूबेदार कितने सूबेदार थे, तो देखिए सूबेदार मराठा काल में 8 सूबेदार हुए थे। ठीक है, उनका क्रम भी पूछता है। तो देखिए इनका जब क्रम पूछेगा तो देखिए सबसे पहले थे महिपत राव दिनकर, फिर थे हम लोगों के विट्ठल राव दिनकर, फिर थे भवानी कालू, केशव गोविंद, उसके बाद बिकोजी पिंटरी, फिर बिकाजी गोपाल, उसके बाद थे हम लोगों के सीताराम टाटिया, और फिर 8वें नंबर पर आते हैं यादव राव दिवाकर। ठीक है, यादव राव दिवाकर जो थे वो अंतिम सूबेदार थे। तो इस तरह से क्रम भी पूछता है, जितने क्वेश्चन बनते हैं उतने सबको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हम लोगों का, भारतीय संविधान की अनुसूची की धारा 20 में इस राज्य की कितनी जनजातियाँ शामिल हैं? तो याद रखिएगा, आर्टिकल 342 में किसके बारे में बताया गया है, जनजातियों के बारे में बताया गया। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है कि कौन सा आर्टिकल में जनजातियों के बारे में बताया गया है, तो 342 है ना, याद रखिएगा। अनुच्छेद 342 में जनजातियों के बारे में बताया गया है, जिसमें धारा 20 में, ठीक है, छत्तीसगढ़ की 42 जनजातियों को शामिल किया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और इनकी कितनी उप जनजातियाँ हैं ये भी पूछता है, तो याद रखिएगा इन 42 जनजातियों की 161 उप जनजातियाँ हैं। ठीक है, इसके बाद ये भी जान लीजिए कि जनजातियां हैं, तो छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियां कितनी हैं, तो छत्तीसगढ़ में 7 विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। ठीक है, 5 किसकी हैं, 5 हैं हम लोगों की केंद्र सरकार द्वारा और 2 हम लोगों की राज्य सरकार द्वारा घोषित हैं। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा भुजिया और पंडो 2 जनजातियाँ घोषित हैं। ठीक है, और 5 जनजातियाँ केंद्र सरकार के द्वारा घोषित की गई हैं। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ में 7 विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन इस राज्य की शीर्षरथ महिला लोक गायिका है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है फिदाबाई मरकाम, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है मंडावी सिंह, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है ममता चंद्राकर, और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है आरती जैन। तो देखिए ममता चंद्राकर है ना, यहाँ पर देखा जाए तो सही आंसर होगा हमारा ममता चंद्राकर। ये पंडवानी की गायिका है। ठीक है, पंडवानी जो है ये 2 शैलियों में गाया जाता है, एक होता है कपालिक और एक होता है वेदमती। ये 2 शैलियों में गाया जाता है। ठीक है, और इनकी जो सबसे प्रमुख गायिका है वो है तीजन बाई, सभी को पता होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किसने इस राज्य की जनजातियों की संस्था घोटुल पर अध्ययन किया था या किया है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है श्यामचरण दुबे, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है वेरियर एल्विन, ऑप्शन नंबर सी दिया है फ्यूरर हेमडर्फ, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है हीरालाल शुक्ल। तो देखिए जो सही आंसर है ना वो है वेरियर एल्विन। ठीक है, वेरियर एल्विन ने ही क्या किया था, जनजातियों की संस्था घोटुल पर अध्ययन किया था। और इनकी एक पुस्तक भी है मुड़िया एंड देयर घोटुल्स, है ना, क्या है, मुड़िया एंड देयर घोटुल्स नामक पुस्तक इन्होंने लिखी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हम लोगों का, इस राज्य के किस स्थान पर प्रतिवर्ष संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है, उसे चक्रधर समारोह कहते हैं? तो देखिए ये भी ऑप्शन दिया हुआ है रायगढ़, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है खैरागढ़, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है सारनगढ़, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है डोंगरगढ़। तो देखिए चक्रधर समारोह है ना, ये प्रतिवर्ष कहाँ पर मनाया जाता है, ये रायगढ़ में मनाया जाता है। ठीक है, चक्रधर समारोह कहाँ पर मनाया जाता है, रायगढ़ में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा रायगढ़। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चक्रधर पुरस्कार भी दिया जाता है ना, संस्कृति विभाग द्वारा चक्रधर पुरस्कार भी दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल स्थित है?
ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है रायपुर, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है बिलासपुर, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है महासमुंद, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है धमतरी। तो इसका जो सही आंसर होगा, बहुत कन्फ्यूजिंग है क्योंकि लगभग सभी जगह कुछ ना कुछ तो प्राप्त हुआ ही है, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो होगा महासमुंद, है ना, महासमुंद के सिरपुर, है ना, महासमुंद जिले के सिरपुर में सबसे ज़्यादा पुरातात्विक और पर्यटन स्थल स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य में असहयोग आंदोलन के दौरान कर्मवीर पत्रिका के कौन से संपादक गिरफ्तार हुए थे? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है पदम पुन्नालाल बख्शी, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है मुकुटधर पांडे। तो देखिए, जब आप छत्तीसगढ़ का सहयोग आंदोलन पढ़ेंगे, ठीक है, एक भारत का भी है और एक छत्तीसगढ़ का भी है, उसी से रिलेटेड है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर आएगा वो माखनलाल चतुर्वेदी निकल करके आएगा, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी को, ठीक है, क्या किया गया था, जब गिरफ्तार कर लिया गया था, है ना, इसके असहयोग आंदोलन के दौरान जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया था तो 14 फरवरी, ठीक है, 14 फरवरी 1922 को, ठीक है, जेल में रहकर इन्होंने क्या किया था, एक कविता लिखी थी, पुष्प की अभिलाषा, जो हम लोगों के हिंदी के पाठ्यक्रम में आता भी है, ठीक है, पुष्प की अभिलाषा नामक इन्होंने कविता लिखी थी और इनको 4 मार्च 1922 को ये क्या हुए थे, फिर रिहा हुए थे, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा माखनलाल चतुर्वेदी। और जब इन्होंने ये कर्मवीर पत्रिका जो लिखी थी तो इनके जो सहयोगी थे वो पंडित विष्णुदत्त शुक्ल थे। तो ये क्वेश्चन भी पूछा है 2017 में, ECF में पूछा है कि इनके सहयोगी कौन थे, तो याद रखिएगा पंडित विष्णुदत्त शुक्ल थे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इतने ही क्वेश्चन थे हमारे ADO के। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।